सो गाइस, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लिया था, राइट। सो बेसिकली हमने ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर इनटू द जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड कैसे होने वाला है आज हम उसका स्टार्ट देखने वाले हैं। सो दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब तुम फर्टिलाइजेशन का एक बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। क्या है फर्टिलाइजेशन का मतलब? फ्यूजन ऑफ male and female gamete to form zygote, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन है जो तुम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आके मिल जाएगा और जाइगोट बन जाएगा, राइट। तो ये जो जितना छोटा सा और प्यारा सा डेफिनेशन है ना, आज हम ये छोटे से प्यारे से डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या भरा हुआ है, राइट। ओके, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन। हमने ये तो बोल दिया मेल और फीमेल गैमेट आके फ्यूज होके जाइगोट बन जाएगा, बट कैसे बनता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कैसे होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, आई मीन द फर्स्ट स्टेप इन फर्टिलाइजेशन इज अप्रोच ऑफ स्पर्म, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इन फर्टिलाइजेशन इज अप्रोच ऑफ स्पर्म। ओके, सी अब ये स्पर्म का जो रिलीज है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैसे होता है? इट इज डन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सीमेन रीचेस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक थ्रू इजैक्यूलेशन, राइट। तो अब ये इजैक्यूलेशन क्या है? जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त जब एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे रीच कर लेता है ना, तो मेल एक फ्लूइड रिलीज करता है। दैट फ्लूइड इज नोन एज इजैक्यूलेटरी फ्लूइड। ओके, सो एट वन इजैक्यूलेशन द इजैक्यूलेटेड फ्लूइड दैट इज डिपॉजिटेड इनटू द वजाइना रीजन इज फॉर अबाउट 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन। मतलब 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन को डिपॉजिट किया है वजाइना में एट वन इजैक्यूलेशन। ये जो सीमेन है दैट इज डिपॉजिटेड इन वजाइना रीजन of the female contains about 200 to 300 million sperm। अब तुम सोचोगे हमें तो एक ही ओवम है जिसे फर्टिलाइज करना है बाय वन स्पर्म, राइट। तो एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए इतना सारा स्पर्म क्यों चाहिए? ठीक है, तो देखो जब स्पर्म है ना, बेसिकली स्पर्म को बड़ी लंबी यात्रा करनी है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। तो 300 मिलियन स्पर्म रखा है ना, जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवम के पास पहुंच जाता है इनसाइड फैलोपियन ट्यूब, तो 300 मिलियंस में से ना हार्डली कुछ 100 स्पर्म्स बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द बैरियर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, राइट। तो टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इतने ज्यादा नंबर में स्पर्म रखा हुआ है। 10-20 स्पर्म वाला सीमेन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाला जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन तो होने से रह जाता है। मेडिकल कंडीशन और अ सिचुएशन वेयर द सीमेन कंटेन्स लेस नंबर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो मेल जो है, मेल के सीमेन में स्पर्म का नंबर बहुत कम होता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। So oligospermia is a condition during which the sperm content is low. Oligospermia, semen contains very less स्पर्म, जिसके वजह से मेल कैसा हो जाता है? मेल टर्न्स स्टेराइल। ओके, तो सीमेन कंटेन्स वेरी लेस स्पर्म एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। तो अब आपको समझ में आ गया इतना ज्यादा स्पर्म का नंबर क्यों रखा है? बिकॉज स्पर्म हैज टू फेस अ लॉट ऑफ बैरियर्स इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म का नंबर इतना हाई होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट हेल्प स्पर्म फॉर द मूवमेंट इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब स्पर्म जो है, अभी बताया मैंने, स्पर्म को यात्रा करनी है ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उसके मूवमेंट के लिए हेल्प करती है? तो सबसे पहला है लैशिंग मूवमेंट, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल।
स्पर्म के पास फ्लैजेला है ना, तो दैट फ्लैजेला बेसिकली एक्ट्स एज टेल, और वो टेल के मूवमेंट के वजह से स्पर्म मूव करता है, और मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया दैट सप्लाइज एनर्जी फॉर द मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमने एक और चीज पढ़ी थी, सीमेन में सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन निकलता है जिसके अंदर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, सो प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट? अगर आपको याद हो तो इट कॉजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो स्पर्म के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ओके, और नेक्स्ट और क्या है? देयर इज वन मोर थिंग दैट इज एस्पिरेटरी मूवमेंट और सक्शन मूवमेंट ऑफ यूटेरस, राइट? तो इवन दिस हेल्प्स द स्पर्म टू मूव। तो ये सारी चीजें हैं जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प कर रही है। नाउ वी विल सी थिंग्स दैट एक्ट्स एज अ बैरियर, जो स्पर्म के मूवमेंट को रोकता है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बैरियर्स दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहला क्या है? थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सी, प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज जो है एंडोमेट्रियम को काफी थिक करता है, बिकॉज एंडोमेट्रियम को स्ट्रांग रखना है सो दैट इम्प्लांटेशन जो है अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इतना थिक एंडोमेट्रियम की वजह से ना स्पर्म को काफी ज्यादा दिक्कत आती है मूवमेंट में। ठीक है, उसको ऐसा पूरा घूमना पड़ता है इतने नैरो रीजन से। तो एक ये एक्ट करता है एज अ बैरियर। इट इज बेसिकली अ फिजिकल बैरियर दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। सेकेंड क्या है? एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, ये एसिडिक पीएच जो है स्पर्म को मार देता है। थर्ड चीज क्या है? थर्ड इज फैगोसाइटिक सेल्स। तो फैगोसाइटिक सेल्स किल्स स्पर्म। ठीक है, सो ये स्पर्म को मार देता है। तो फैगोसाइटिक सेल्स इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एनगल्फ्स द स्पर्म। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस बैरियर्स, ठीक है, only 100 sperm reaches the fallopian tube. Okay, so let's say if the sperm number was very less, probably no sperm would reach to the female reproductive tract, right? तो that is why हमने sperm का नंबर इतना ज्यादा रखा हुआ है। अब एक और चीज है, एक्स्ट्रा है। सी, जो sperm का मूवमेंट है इनसाइड फीमेल reproductive tract is about 1 to 4 millimeter per minute. This is movement of sperm in female reproductive tract. Okay, more important process that occurs during fertilization is capacitation. Okay, capacitation occurs inside female reproductive tract and this is the process where sperm attains its functional maturity. sperm का function क्या है? basically it's a gamete. ये fuse करेगा दूसरे gamete के साथ और fertilization करेगा. so इसका main function is fertilization, right? तो fertilization power को enhance करने के लिए there is one process that is known as capacitation. Right? So what all changes occur during capacitation we will see. Before that, capacitation कहाँ पे होता है? It occurs inside female reproductive tract. तो सबसे पहली चीज capacitation में होती है, it is removal of sterols and glycoprotein from acrosome membrane. ठीक है, अगर आपको स्पर्म का डायग्राम याद हो तो यहाँ पे न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम बोल रहे थे एक्रोसोम. इट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो स्पर्म है ना उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टेरॉल्स होते हैं. ठीक है, सो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, इट रिलीजेस सम सब्सटेंस. ठीक है, ये सब्सटेंस क्या करता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉल्स को निकाल देता है. ठीक है, तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टेरॉल्स, नाउ एक्रोसोम विल बी एबल टू रिलीज द स्पर्म लाइसिन. ठीक है, सो बेसिकली ये मेम्ब्रेन जो है स्मूथ हो गया है एंड यहाँ से इजीली स्पर्म लाइसिन जो है निकल जाएंगे. ठीक है,
सो नेक्स्ट अब क्या होगा, कैपेसिटेशन में देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर मूव करेगा स्पर्म की जो मूवमेंट की एक्टिविटी है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और स्पर्म जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। सो एज सुन एज द कैल्शियम आयन मूव्स इन, स्पर्म्स बिकम मोर एक्टिव, ओके। तो स्पर्म्स बिकम मोर एक्टिव, ठीक है, एंड इट इज एबल to swim faster, okay। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होने वाली है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेशन। एक और एक्स्ट्रा चीज है मैं आपको बता देती हूँ, डीकैपेसिटेशन, ठीक है। डीकैपेसिटेशन में उल्टा होने वाला है जो कैपेसिटेशन में हुआ है, और डीकैपेसिटेशन होता है इनसाइड एपिडिडाइमस, ठीक है। सो एपिडिडाइमस इज द रीजन जहां पे डीकैपेसिटेशन होगा। एपिडिडाइमस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ यू रिमेम्बर द कॉर्डा एपिडिडाइमस, वहां पे स्पर्म अपनी फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेंड कर रहा था, राइट। सो दैट वाज डीकैपेसिटेशन, और सारा उल्टा होगा जो कैपेसिटेशन में हुआ है। सो रिमेम्बर दिस, ओके। सो फाइनली स्पर्म जो है सारे बैरियर्स को, सारी रुकावट को क्रॉस करके अपने प्यार के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। स्पर्म का प्यार कौन है, इट इज ओवम, राइट। तो फाइनली स्पर्म रीचेस एट द रीजन ऑफ ओवम, बेसिकली वेयर द ओवम इज प्लेस्ड, दैट इज इनसाइड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो वंस द स्पर्म रीचेस क्लोज टू द ओवम, अब स्पर्म ने तो सारे बैरियर्स क्रॉस करके ओवम के पास पहुंच गया है, लेकिन अब ओवम है ना अपने प्यार का टेस्ट करती है स्पर्म के साथ। टेस्ट किस सेंस में, अब ओवम टेस्ट करेगी कि जो स्पर्म आया है वो उसी के स्पीशीज का है या नहीं। अब ये जो ओवम टेस्ट करने वाली है, दैट test, it is not only ovum, there is a testing between both ovum and sperm जो है इनका डिटेक्शन होगा वेदर वो एक ही स्पीशीज के है या नहीं, राइट। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, fertilizing anti-fertilizing reaction where the uniqueness of the sperm is detected, ओके। तो अब इसमें क्या होने वाला है, देर आर टू केमिकल्स दैट इज रिलीज, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन है, राइट। इसमें क्या होने वाला है, यूनिकनेस ऑफ स्पर्म को डिटेक्ट करेगा ओवम। ये जो फर्टिलाइजिन है, फर्टिलाइजिन इज सिक्रीटेड बाय ओवम, राइट। तो दिस फर्टिलाइजिन इज अ chemical which has spermophilic site, ठीक है। spermophilic site is basically the place where sperm gets attached, okay। and ये जो anti fertilizing है, anti fertilizing is secreted by sperm, okay। तो ये anti fertilizing जो है इट इज सिक्रेटेड बाय स्पर्म, ओके। सो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन में मैंने क्या बोला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे यूनिकनेस डिटेक्ट होने वाली है स्पर्म की, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का सिग्निफिकेंस क्या है ये रिएक्शन का, इट बेसिकली मेंटेन्स द यूनिकनेस ऑफ द स्पीशीज, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो लेट्स से ये जो है ओवम का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अपने मेम्ब्रेन के ऊपर वो क्या केमिकल रिलीज करने वाली है, ऐसा केमिकल जो कैसा है, स्पर्मोफिलिक है, ठीक है। स्पर्मोफिलिक मतलब जहां पे स्पर्म आके अटैच करेगा। सो दिस साइट इज स्पर्मोफिलिक साइट, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्पर्म है ना वो आके ये स्पर्मोफिलिक साइट में आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। So only few or the limited number of sperm binds to this spermophilic site. तो let's say fallopian tube तक 100 sperm पहुंचा था, उसमें हार्डली जो है 20 to 30 sperms attached हो जाते हैं, और even the less number, okay। So as soon as the fertilizing anti-fertilizing reaction is completed, now the fertilization event proceeds further, ठीक है। हम एक बार और इसका significance देख लेते हैं। fertilizing anti-fertilizing का क्या significance है, it maintains the uniqueness of the sperm and it thin outs the number of sperm, मतलब जो sperm अभी 100 में था, 100 200 था, उसमें से अभी कितना बचा है, because of this fertilizing anti
fertilizing. How much sperm will perform the function of fertilization? It is hardly some 10 to 20 sperms, right? Out of 10 to 20 sperms, only one is going to fertilize the ovum. ठीक है? So this was about fertilizing, anti-fertilizing reaction. अभी next step जो है, it is release of sperm lysine और lytic enzyme. देखो last time मैंने आपको बताया था acrosome में एक enzyme होता है high hyaluronidase, right? But there are more enzymes inside sperm lysine which we will see now. Okay? अब ये जो acrosome है वो easily sperm lysine को कैसे रिलीज कर देता है? कैपेसिटेशन में स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन निकाल दिए थे, जिसके वजह से मेम्ब्रेन जो है बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया था एंड रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन वाज इजी. ठीक है, अब ये स्पर्म लाइसिन में या फिर लाइटिक एंजाइम में टोटल कितने एंजाइम्स होते हैं? 3 होते हैं. द फर्स्ट एंजाइम इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम बता रहा है कहां पे एक्ट कर रहा है, आई मीन कहां पे एक्ट करने वाला है. इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन कोरोना रेडिएटर. ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम जो है इट इज हाइएलुरोनिडेस एंजाइम. ठीक है, एंड द थर्ड एंजाइम इज acrosin. Acrosin is going to digest the zona pellucida layer. ठीक है, सो देखो अगर तुम्हें ओवम का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो जोना पेल्यूसिडा के ऊपर कौन सा लेयर था? इट वाज कोरोना रेडिएटा, राइट? तो ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है ना, ये आपस में चिपके हुए हैं बाय अ केमिकल दैट इज नोन एज हाई एलुरोनिक एसिड. तो क्या बताया मैंने? कोरोना रेडिएटा जो आउटर लेयर ऑफ ओवम है, सो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा आर जॉइंड अमॉन्ग ईच अदर बाय अ ग्लू लाइक सब्सटेंस दैट इज नोन एज हाइएलुरोनिक एसिड. ओके, सो क्या है? कोरोना रेडिएटा इज हेल्ड बाय अ ग्लू और जेलाटिनस लाइक सब्सटेंस. दिस सब्सटेंस इज हाइएलुरोनिक एसिड. ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम है हाइएलुरोनिडेस. ये क्या करेगा? हाइएलुरोनिडेस enzyme, this enzyme dissolves high hyaluronic एसिड्स. ओके, तो हाई एलुरोनिक एसिड जो है अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है जो अभी चिपके हुए थे बिकॉज ऑफ हाई एलुरोनिक एसिड, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राइट? सो द कोरोना रेडिएटा नाउ लूजन्स एंड नाउ स्पर्म कैन इजीली एंटर इनसाइड. आई मीन अभी ये कोरोना रेडिएटा को आराम से पास करके निकल जाएगा. ओके, फिर हमारे पास एक्रोसिन था. अब इसके बाद जो जोना पेल्यूसिडा का लेयर आएगा उसको एक्रोसिन डाइजेस्ट कर देगा. So now, for now, 2 layers have been digested by the sperm lysine. Okay, and also remember जो sperm है वो ovum के अंदर enter कहाँ से करने वाला है? From animal pore. So अब next step क्या है? Formation of reception core and fertilization core. ठीक है, हमारा sperm ने अभी 2 layers को cross करके अंदर आ चुका है. तो अब जो next layer है that is vitelline membrane, right? तो let's say ये जो है मेरा ओवम का वॉल है. ठीक है, अब स्पर्म जो है उसका एक्रोसोम जो है लाइटिक एंजाइम को रिलीज कर चुका है, राइट? सो बेसिकली द हेड ऑफ स्पर्म इज ऑलरेडी रप्चर्ड. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. द एक्रोसोमल हेड इज रप्चर्ड. इसके अंदर न्यूक्लियस रखा हुआ है, राइट? सो अब ये जो स्पर्म है जैसे ही हमारे वाइटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो ओवम का वाइटलाइन मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स अ स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो वाइटलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कोर. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन core. ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन कोर इज बेसिकली द पॉइंट और वेयर द मेम्ब्रेन विल नाउ डिसॉल्व और जो न्यूक्लियस है वो फाइनली स्पर्म से ओवम तक पहुंच जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पर्म जैसे ही वाइटलाइन मेम्ब्रेन पे अटैच्ड हुआ, वाइटलाइन मेम्ब्रेन ने यहाँ पे एक कोर बना लिया दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कोर. फर्टिलाइजेशन कोर इज द पॉइंट जहां से अब स्पर्म अपना न्यूक्लियस का रिलीज करने वाला है, राइट? बट बिफोर
fertilization, there is some event that is going to occur. See, ये जो ovum है, it is not actually the ovum, it is secondary oocyte. If you remember, ovulation में secondary oocyte का release किया जाता है, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था secondary oocyte जो है हमारा meiosis 2 में आके अटक जाता है, ठीक है. वो meiosis 2 अपना कब कंप्लीट करता है, जब sperm अंदर एंट्री लेता है, ठीक है. तो अब जैसे ही sperm हमारा वाइटल लाइन मेम्ब्रेन पे अटैच हुआ है, फर्टिलाइजेशन कोर बन गया है, तो अब ये ट्रिगर करेगा हमारे सेकेंडरी oocyte को टू कंप्लीट इट्स meiosis 2, ठीक है. सो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होने से पहले सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट इट्स meiosis 2 एंड नाउ इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल एग और द ओवम, राइट. तो अभी हम क्या देखेंगे, स्टार्ट ऑफ meiosis. हमारा जो सेकेंडरी oocyte था वो कौन से स्टेज पे अटका हुआ था, इट वॉज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज, राइट. सो बेसिकली मेटाफेज फैक्टर्स आर नाउ डीएक्टिवेटेड, ठीक है. अब हमारा meiosis को आगे प्रोसीड करना है, तो मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आता है, एनाफेज, राइट. तो मेटाफेज फैक्टर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड एंड एनाफेज promoting factors आर एक्टिवेटेड, राइट, जिसके वजह से meiosis 2 है आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है. तो एट द एंड ऑफ meiosis 2 हमें क्या मिलने वाला है, एक एग मिलने वाला है जो सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिटेन करने वाला है एंड वी आर गोइंग टू हैव वन पोलर बॉडी, ठीक है. पोलर बॉडी कैसे फॉर्म हुआ है, बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. तो फाइनली हमारा ये जो ओवम है इसने अपना meiosis 2 कंप्लीट कर लिया एंड नाउ दिस इज नोन एज ओवम और एग, ठीक है. अब क्या होगा, जो मेम्ब्रेन था अब वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा. कहां से वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने वाला है, ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन कोर और रिसेप्शन कोर था ना, अब वो डिसॉल्व हो गया और स्पर्म फाइनली अंदर क्या रिलीज करने वाला है, इट इज गोइंग टू रिलीज न्यूक्लियस, राइट. अब स्पर्म जो है न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या क्या देता है, इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल मूव्स टू द ऑपोजिट पोल एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस एंड द फीमेल न्यूक्लियस, ओके. जो स्पर्म का न्यूक्लियस है अभी ओवम के अंदर आने वाला है, राइट. बेसिकली ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने वाला है. तो ये जो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म है ना, इट फॉलोज अ पाथ, ठीक है. एक पाथ के थ्रू वो ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंचता है. सो न्यूक्लियस ऑफ अ स्पर्म फॉलोज अ पाथ एंड दैट पाथ इज नोन एज कॉप्यूलेशन पाथ, ओके. एंड कॉप्यूलेशन पाथ इज द वन दैट डिसाइड्स द एक्सिस ऑफ फर्स्ट क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब क्या है, डिविजन. तो जहां से स्पर्म एंट्री कर रहा है जो पाथ से, वही पाथ डिसाइड करने वाला है फर्स्ट क्लीवेज को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सी अब जैसे ही ये फ्यूजन हो रहा है ना, तो साइमल्टेनियसली एक और चीज चलती है, दैट इज नोन एज कॉर्टिकल रिएक्शन, ओके. सी कॉर्टिकल रिएक्शन इज बेसिकली द वन दैट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, अब स्पर्म इतने ज्यादा नंबर में थे, ठीक है. तो हमारे फैलोपियन ट्यूब तक कुछ 100 ही बचे, फिर 10, 20, फिर 5, राइट. सो बेसिकली हमारे ओवम के अंदर एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री ना करे, इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज कॉर्टिकल रिएक्शन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है. और ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट क्यों करते हैं, टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर. वी नो स्पर्म हैज हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओवम हैज हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर हमें स्पर्म जो है एक स्पर्म के बाद बाकी स्पर्म की एंट्री को बंद करनी है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है और कॉर्टिकल रिएक्शन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ओके. सी ये जो एग है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एग में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं. तो ये जो कॉर्टेक्स का रीजन है ना, कॉर्टेक्स के रीजन में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, ओके. सो एक्सोप्लाज्म हैज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट. सो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है, इनसाइड दिस रीजन. ये बाहर का रीजन इज कॉर्टेक्स ना. सो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्मिक रीजन और द एक्सोप्लाज्म एंड दैट ग्रैन्यूल इज नोन एज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, ठीक है.
अंदर भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, अंदर की साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म। तो ये है ना हमारा पूरा ग्रैन्यूल्स रखा हुआ है, और ये मेम्ब्रेन हमारा क्या था, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन था, राइट। सो दिस मेम्ब्रेन वाज वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और वाइटिलाइन मेम्ब्रेन एंड एक्सोप्लाज्म के बीच में एक गैप है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, दैट गैप इज नोन एज पेरी वाइटिलाइन स्पेस। ओके, तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना, दिस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मूव्स फ्रॉम एक्सोप्लाज्म एंड इनटू अ पेरीवाइटिलाइन स्पेस। और जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जाके अटैच हो जाते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ से आए हैं, एक्सोप्लाज्म से, और जाके अटैच हो जाएंगे ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। सो क्या होगा यहाँ पे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स attaches on inner side of vitelline मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एज सुन एज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इनर साइड ऑफ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे, नाउ इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है ना, अब ये लेयर बहुत ज्यादा हार्ड टर्न हो जाता है, जिसके वजह से अब और स्पर्म्स अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो दिस प्रोसेस वाज कॉर्टिकल रिएक्शन एंड इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, ठीक है। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ नॉट मोर देन वन स्पर्म, ठीक है। So we have completed the entire process of fertilization. So now let's see significance of fertilization. Basically fertilization का क्या क्या importance है। तो सबसे पहली बात, दो टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स आके फ्यूज होने वाले, राइट। इफ ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, ऑब्वियसली उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा, उनका क्रोमोसोम डीएनए वो भी अलग होगा, राइट। तो ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब क्या है, कुछ नए कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है, या तो हम अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं या तो हम पापा की तरह दिखते हैं, लेकिन हम 100% उनकी तरह सेम नहीं दिखते ना, हमारे अंदर खुद का भी कुछ नया कैरेक्टर आता है। सो दैट न्यू कैरेक्टर विच डू नॉट एग्जिस्ट इन योर ईदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज वेरिएशंस, ओके। नेक्स्ट और क्या है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है एज सुन एज स्पर्म अंदर एंट्री लेता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज रिटेन्ड बाय द एग एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी आगे जाके डीजनरेट हो जाता है, उसका एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रिप्रोडक्शन में, ओके। नेक्स्ट और क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अटेन्ड। ह्यूमन का टोटल क्रोमोसोम नंबर इज 46, राइट। 23 इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्पर्म एंड अदर 23 is from ovum, right। तो फ्यूज होके डिप्लॉयड नंबर फिर से रीस्टोर हो जाता है। रिमेंबर, ये जो क्रोमोसोम नंबर है अलग अलग स्पीशीज में वेरी करता है, ओके। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीजेस एंड ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीजेस, बिकॉज अभी आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसीड होने वाला है, राइट। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अदर फैक्टर्स वुड ऑल्सो इंक्रीज, ओके। सो फर्टिलाइजेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बट ऐसे ही नहीं फ्यूजन हो जाता है, हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे थे। सबसे पहला स्टेप है इजैक्यूलेशन, सीमेन जो है फीमेल के वजाइनल ट्रैक में आता है, देन सीमेन हैज टू क्रॉस ऑल बैरियर्स, फिर फाइनली सीमेन में से जो हमारा स्पर्म है वो हमारे ओवम तक पहुंच जाता है। बिफोर दैट कैपेसिटेशन होता है, जहां पे स्पर्म को एक्टिव किया जाता है, उसकी फंक्शनल मैच्योरिटी आती है। तो एज सुन एज द स्पर्म रीचेस ओवम, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा, जहां पे ओवम स्पर्म को डिटेक्ट करेगा फॉर इट्स स्पीशीज यूनिकनेस, राइट। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के बाद अब रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन होगा। स्पर्म जो है ओवम के दोनों लेयर्स को क्रॉस करके अंदर जाएगा, ठीक है। एज सुन एज उसने 2 लेयर्स को क्रॉस कर लिया, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन जो है एक स्वेलिंग दिखाएगा, द स्वेलिंग ऑफ द वाइटिलाइन मेम्ब्रेन इज नोन एज रिसेप्शन कोर और फर्टिलाइजेशन कोर।
ये फर्टिलाइजेशन कोर जो है आगे डिसॉल्व हो जाएगा और यहीं से स्पर्म अपने न्यूक्लियस का एंट्री करता है, राइट। सो बिफोर दिस मियोसिस 2 कंप्लीट करता है सेकेंडरी oocyte। तो एज सुन एज अपना मियोसिस 2 को उसने कंप्लीट कर लिया तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाएगा, एंड ऑल्सो टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली अ डिप्लॉयड जाइगोट हैड बीन फॉर्म। ठीक है, अब ये जाइगोटिक डिविजन हम आगे देखेंगे। ये जाइगोट जो है डिवाइड होके कैसे ये पूरा 9 मंथ तक ये जेस्टेशन पीरियड चलता है। ओके।